नमस्कार, आपकी अदालत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है, चारों तरफ आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा है और इस सबके केंद्र में है देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। और आज आपकी अदालत में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन पर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की, जिन पर जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को जिताने की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए, और उन पर सारा दारोमदार है। प्लीज वेलकम अपनी बात बेबाकी से कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ पर आज मुकदमे में हमारे जज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दिवाकर। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिवाकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये प्रियंका के राजनीति में आने से डर गए हैं। योगी जी, राहुल गांधी रायबरेली में कह रहे थे कि मैंने प्रियंका को राजनीति में उतारा है, बड़ी कर्मठ हैं, बड़ी पॉपुलर हैं और उनको जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने की, और अब योगी जी डर गए हैं। देखिए, डरना हम लोगों की आदत में कभी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश ने 2014 लोकसभा का चुनाव, 2017 में विधानसभा का चुनाव देखा है। 2017 में 2 लड़के आए थे उत्तर प्रदेश में, दोनों बुरी तरह परास्त हुए थे। इस बार बुआ और बबुआ एक और हैं, भाई बहन भी एक गठबंधन बना करके आ रहे हैं। परिणाम पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2014 और 2017 से बेहतर होगा। यह सचमुच कांग्रेस का भय है कि जो वह एक शांत माहौल को अनावश्यक रूप से एक होबा तैयार कर रहा है। हम लोग कहीं भयभीत नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि परिवार ही उनके लिए पार्टी है। परिवार के बाहर उनकी दृष्टि नहीं जा सकती है। हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2017 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करेगी। लेकिन योगी जी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अब कांग्रेस 80 में से 50 सीटें जीत लेगी उत्तर प्रदेश में। प्रियंका आ गई, अब तो कमाल हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही होता है। जब कहते हैं ना कि चींटी के जब पर आते हैं तो वह 80 में से 85 सीट ही जीतती है। तो कांग्रेस यही करने जा रही है। और खतरा गोरखपुर पर भी बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने कहा कि गोरखपुर को योगी से मुक्त कर देंगे। देखिए, गोरखपुर और योगी एक दूसरे के पर्याय हैं। मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी स्वयं गोरखपुर से आए। तो प्रियंका को नहीं पसंद करेंगे आप गोरखपुर में? नहीं, कोई भी आए, उनमें से कोई भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान जो कार्य हुए हैं, इन उपलब्धियों को लेकर के विगत 1.5-2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन सब को लेकर के ये पूरी लड़ाई जो लोग गठबंधन का होवा खड़ा कर रहे हैं ना, ये पूरी लड़ाई अगर जातिवाद का सबसे खराब प्रदर्शन भी होगा तो भी लड़ाई 70 और 30 की होने जा रही है, जिसमें 70% वोटर बीजेपी के पक्ष में होंगे और 30% वोटर गठबंधन के पक्ष में होंगे। इस लड़ाई को वहीं लेकर के हम लोग जाएंगे। ये लड़ाई वहीं जा रही है। योगी जी, राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, और हाल ही में वो अमेठी गए थे, रायबरेली गए थे, वो नारा लगवाते हैं चौकीदार चोर है। देखिए,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिन्होंने चोरी किया है, जल में, थल में, नभ में, अंतरिक्ष में, पाताल में, उन लोगों को हर जगह चोरी चोर दिखाई देता है। जिस पारदर्शी तरीके के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रभावशाली तरीके के साथ न केवल देश के अंदर अभी तो पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, की सरकार ने जो कार्य किए हैं वह देश के लिए अभूतपूर्व हैं, अभिनंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के कार्यों से, मोदी जी के पुरुषार्थ से, उनकी परिश्रम से आज भारत को एक नई पहचान मिली है। हर भारतवंशी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहा है कि पहले हमें ये कहने में संकोच होता था कि हम भारतवासी हैं। आज मोदी जी के कारण पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम सम्मान के साथ जाना जाता, लोग हमें सम्मान देते हैं। और यही नहीं, भारत के अंदर भी 1947 से 2014 तक 12 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, 13 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे। और 2014 से लेके 2018 तक 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले। इसमें से 6 करोड़ परिवार वह थे जिन्हें निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 12 करोड़ परिवारों को टॉयलेट बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बिना भेदभाव के। 2.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 3.25 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए। अनेक ऐसी योजनाएं दी गई जिसने उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उसके जीवन में एक नई खुशहाली लाने का कार्य किया। इसलिए मेरा यह मानना है कि मोदी जी की सरकार पर या मोदी जी पर वे लोग उंगली उठा रहे हैं जिनका चोरी करना, जिनका खानदानी इतिहास रहा है, जिनके डीएनए में स्वयं चोरी घुसा हुआ है, वे लोग आज इस प्रकार का अनर्गल अपलाप कर रहे हैं। और ठोस विकास की योजनाओं से, सुशासन की योजना, सुशासन और विकास की योजनाओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक ही बात को बार बार रट लगाए बैठे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिए। देखिए, 13 करोड़ परिवारों को अकेले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन की सुविधा सस्ते दाम पर बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया गया है। वो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने तो उससे कई गुना ज्यादा रोजगार दिया, कई गुना अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई, बिना भेदभाव के कराई, पिक एंड चूज नहीं किया। हमने तो योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का था, न भाषा का था, न मत का था, न मजहब का था। कोई भी भारतवासी है उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है राहुल गांधी को वास्तविकता की जानकारी नहीं, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा होता तो 4-4 पीढ़ी से अमेठी में नेतृत्व करने के बावजूद जिला मुख्यालय ये लोग नहीं बना पाए, वहां की बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, वहां पर जिन उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, उद्योगों की उस भूमि को जबरन राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर उस भूमि को करवाकर उस जमीन को हड़पने का प्रयास इन्होंने जरूर किया। वो तो अभी अमेठी के लोग उससे कह रहे थे कि मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर आपका फूड पार्क छीन लिया, आपका नेशनल हाईवे छीन लिया, आपकी रेलवे लाइन चोरी कर ली योगी जी ने। देखिए, मैं समझता हूं कि जिनके डीएनए में चोरी घुसा हुआ है तो उनको हर जगह चोर ही दिखाई देता है। मुझे लगता है हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, अमेठी को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है। और अमेठी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विकास की योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से 2019 में जनता इसका जवाब अवश्य देगी। इल्जाम यह भी है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने 3.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का लोन तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। देखिए, वास्तविकता से परिचित नहीं है राहुल जी।
अगर उन्हें वास्तविकता की जानकारी होती तो अमेठी और रायबरेली के अंदर 1 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो पहला फैसला किया था वह फैसला किसानों की कर्ज माफी का ही किया था और कर्ज माफी के इस कार्यक्रम में एवरेज प्रदेश के अंदर किसानों का 60,000 रुपये कर्जा माफ हुआ। लेकिन हमने बैंक से लोन नहीं लिया, हमने इसके लिए कोई बॉन्ड जारी नहीं किए, हम लोगों ने इसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची को रोका। जो सरकार पिछली सरकारों के लीकेजेस थे उसको बंद किया और उससे जो पैसा बचत हुआ उस पैसे को हमने किसानों के लिए दिया। हमने प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हम लोगों ने प्रयास जरूर किया कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं हमने प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ भी किया। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर विगत 1.25 वर्ष के अंदर अकेले गन्ना किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से करवाया। और अगर किसानों के खाते में दी जाने वाली राशि होगी तो यह लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की जाती है। लेकिन राहुल गांधी आपकी इन सब बातों को मानते ही नहीं है। वो तो बार बार कहते हैं कि सिर्फ उद्योगपतियों को मदद करते हैं। मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। देश के बैंकों की दुर्गति एक कांग्रेस के द्वारा और एक परिवार के द्वारा की गई शरारत का दुष्परिणाम है। 1947 से लेकर के 2004 तक इस देश के बैंकों के द्वारा जो लोन वितरित हुआ वह मुझे लगता है कि लगभग 6 लाख करोड़ का है। और 2004 से लेकर के 2007 तक भी एक कुछ राशि बांटी गई, लेकिन 2006 के बाद से लेकर के 2014 तक जो दुर्गति की, आज इस देश के बैंकों में 52 लाख करोड़ रुपए का इनकी पूंजी बाहर फंसी हुई है। यह किसका कौन सा कार्यकाल था? वह 2006 से 2014 के बीच में किसकी सरकार थी? राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। देश के बैंक दिवालिया होने की स्थिति में हैं, इसके लिए राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार और राहुल गांधी की कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि यूपीए की सरकार थी और उस समय एक परिवार जब फोन करता था तो तय होता था कि वह बैंक की शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर्ज लेने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज दिया जाता था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विजय माल्या पैसा लेके भाग गए। हाँ, ये सारा नीरव मोदी भाग गए, ये सारा पैसा तो राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है और इनको बाहर जाने का रास्ता भी कांग्रेस की सरकार ने तय कराया था। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यूपीए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और आपको नहीं लगता ये 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद थोड़े ज्यादा जोश में आ गए हैं? देखिए, अच्छी बात है, कुछ तो उनको सांस लेने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि कल ही वो कह रहे थे अमेठी के लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से आके झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं इसको अपनी एक वैचारिक विजय मानता हूं। जब हम लोग राहुल गांधी को जनेऊ दिखाते हुए देखते हैं, अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे एक्सीडेंटल हिंदू से आज जनेऊधारी हिंदू तक की जो यात्रा है, ये हमारी वैचारिक विजय है। और ये वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो हम कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जनेऊ और टीका दिखाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा। अगर उसको इस बात का एहसास है तो मुझे लगता है ये हमारी विजय है। और राहुल गांधी ने स्वयं साबित किया है कि पंडित नेहरू गलत थे। 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 21 सीट्स जीते थी और उसमें से मेजॉरिटी ईस्ट यूपी से आई थी। और अभी प्रियंका जी ईस्ट यूपी को ही रिप्रेजेंट उनको इंचार्ज मिला है, तो भी आप मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है 70% जीतने का, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रियंका जी 2014 में भी सक्रिय थी, 2017 में भी सक्रिय थी, वे निष्क्रिय कभी नहीं थी। हम लोग यही समस्या है अभी उन्हें मतलब ईस्ट यूपी में जो गोरखपुर और वाराणसी का जो इंचार्ज हुई है वो अभी हाँ, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैंने हम तो चाहते हैं कि गोरखपुर से आके लड़े, हम चाहते हैं वो लड़े। देखिए, 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है ना।
कुछ नहीं होने वाला। लेकिन योगी जी, अभी गोरखपुर में, फूलपुर में, कैराना में 3 जगह बाई इलेक्शन हुए, तो वहां तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन काम कर गया। देखिए, वह तात्कालिक परिस्थितियों में हुआ चुनाव था। 1% वोट से गठबंधन ने गोरखपुर में, 1% से भी कम वोट में, आधा प्रतिशत वोट से, इसी प्रकार से कैराना में 1% वोट से और लगभग 2% वोट से उसने फूलपुर में वो किया। स्थानीय कुछ परिस्थितियां होती हैं उपचुनाव में। 2017 के पहले के जितने भी उपचुनाव प्रदेश के अंदर हुए थे, लगभग 13 उपचुनाव हुए थे। 13 में से 10 में समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 में बीजेपी जीती थी। लेकिन 2017 के में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी दहाई तक सीमित हो गई थी। उसी प्रकार से अभी आप देखना, लोकसभा के 2019 के इलेक्शन आने दीजिए। इलेक्शन की पूरी आहट शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रणकौशल भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन स्थिति में लेके जाएगा। थोड़े से इल्जाम और भी बाकी हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल का एक और बात। कोलकाता में 22 पार्टियां इकट्ठी हो गई और सबका एक ही ध्येय है, मोदी को हटाना है। इनका नेता कौन है? वहां तो सभी नेता थे। आज कौन है? मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं? उसके अब बाद इनमें से तो मायावती जी बनेंगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार। ये वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले लोकसभा चुनाव में। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये सपा बसपा के गठबंधन से चिंता में पड़ गए हैं। सारी देश में ये बात हो रही है, ये बुआ जी और बबुआ जी इकट्ठे हो गए हैं और योगी जी परेशान हो गए हैं, चिंता में पड़ गए हैं। देखिए, हम लोग परेशान नहीं हैं और परेशानी का कोई कारण भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता इस बात को जानता है, गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, यह गठबंधन अराजकता का गठबंधन है, यह गठबंधन प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला गठबंधन है, यह गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। इस गठबंधन को प्रदेश के अंदर अकेले अकेले शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, गठबंधन के रूप में भी शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया? यही उत्तर प्रदेश है ना, जिस उत्तर प्रदेश में 1995 में सपा बसपा के गठबंधन के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हुआ था। यही समाजवादी पार्टी की सरकार और ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसमें थाने, तहसीलें, इस सब की नीलामी होती थी। प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, प्रदेश का विकास एकदम बंद हो चुका था, कोई भी योजनाएं वास्तविक धरातल पर नहीं पहुंचती थी। इसलिए प्रदेश की जनता इन सब चीजों को अच्छी तरह जानती है। अब देखिए, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार हो चुका है और अच्छा हुआ। हम तो चाहते थे कि केवल सपा बसपा ही नहीं बल्कि उसमें ये सबका हो जाता ना, सपा भी बसपा भी और कांग्रेस भी उस गठबंधन में एक साथ शामिल होती तो सबको एक साथ निपटा दिया गया होता। देखिए, आप तो मैथ्स के विद्यार्थी रहे, गणित में आपको महारत हासिल है, एमएससी किया आपने, तो गणित देखें तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं, 45% अन्य पिछड़े वर्ग हैं, 19% मुसलमान हैं। तो अखिलेश यादव को, मायावती जी को लगता है कि ये सारे तो उनके पास वोट आ जाएंगे। देखिए, ये मानना कि दलित बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उनका अपमान होगा। मेजॉरिटी बीजेपी के साथ 2017 में भी थी, 2014 में भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत
पौने 2 वर्ष के दौरान 18 लाख परिवारों के आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया। 94 लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शासन की योजनाओं को समाज में बिना भेदभाव के जिस प्रतिबद्धता के साथ उन तक पहुंचाया गया है, यह वही तबका है जो वंचित था। शासन की योजनाओं से पूरी तरह उन योजनाएं उस तक पहुंचती ही नहीं थी। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत में, और 55 लाख लोगों को जो छूटे हुए थे उन्हें हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से दे रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को राशन कार्ड, जिसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के, जिसमें 2 रुपये किलो चावल 3 रुपये किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदेश की सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर जिन योजनाओं को कभी उन लोगों तक पहुंचाया नहीं गया था, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, इनके लोग कोई भी नियुक्ति निकलती थी झोला लेकर के निकलते थे और वसूली अभियान चलता था इनका। थाने तहसीलें इनकी बिकती थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज विगत पौने 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख हम लोगों ने नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी। एक भी नौकरी पर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, और हमने पहले इस बात का ऐलान किया था कि अगर नौकरी के नाम पर कहीं वसूली होगी, उस व्यक्ति को न केवल जेल भेजेंगे, उसकी पूरी संपत्ति को भी हम जब्त करेंगे, जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। और पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया गया। जहां कहीं शिकायत मिली, पूरी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया गया। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, एनआरआई जो अपना समिट था अभी वाराणसी में, इसमें मैं यानी एक ऐसा परिवार आगरा से वहां मुझे मिला, उसने कहा कि साहब मैं आपको इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं गांव में जब भी आता था मेरा भतीजा कहता था कुछ पैसे की व्यवस्था करा दीजिए। किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा साहब क्योंकि उसको नौकरी के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं 2 साल के बाद गांव गया। गांव में जब गया इस बात को लेकर के कि इस बार उसको हम पैसे देंगे और कहीं नौकरी उसकी लग जाएगी, तो मैंने बुलाया अपने भतीजे को कि भाई परिवार को, उनकी माँ आई थी तो मैंने बुलाया कि भाई कहाँ भतीजा, उसको बुलाओ। तो उन्होंने कहा साहब वो तो ट्रेनिंग में गया है। हमने पूछा कौन सी ट्रेनिंग? कहा तो पुलिस में भर्ती हो गया है। तो हमने कहा पैसा कहां से आया? कहा साहब अब पैसा नहीं लगता, अब तो बिना पैसे के ही भर्ती हो रही है। ये परिवर्तन यूपी में हुआ है। कौन लोग हैं? वह जो नौजवान है वह कोई और नहीं, वह दलित समुदाय से है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है, बहुत सारे लोगों ने कहा शारीरिक शिक्षक, उनकी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। और सरकार कोर्ट खेल रही है उनके साथ। देखिए कोर्ट में नहीं, समस्या क्या है, हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में उसको चैलेंज किया है। वह रिजल्ट्स अभी 28 तारीख को आना था, कोर्ट ने 28 तक रोक लगाई है। 27-28 को हम लोगों ने 50,000 पुलिस की नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। कल ही हमने 30,000 पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है, उनको अपनी सेवा में ले लिया है। 50,000 की हमारी भर्ती की प्रक्रिया 27-28 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे ही अलग अलग विभागों की नियुक्तियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर एक भी भर्ती में कोई पैसा नहीं। ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इन भर्तियों की प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में क्या यह संभव हो पाता था? नहीं। देखिए मेजॉरिटी, चाहे वह SC ST का हो, OBC का हो या जनरल वोटर्स का हो, यह बीजेपी के साथ आएगा। और बीजेपी इस पूरी लड़ाई को, अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को देखें, समाजवादी पार्टी जिस वोट की मदद से आगे बढ़ना चाहती है वो कौन सा है हर व्यक्ति जानता है। कुल वोटर कितना है आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मुश्किल से वो 7 से 8% होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके दम पर आगे बढ़ रही है वह कुल 9% बैठता है, 8 से 9% वो वोटर है। इसके अलावा अन्य वोटर्स जो आप कर भी लें, सबको ले लेंगे
यह 30 से ऊपर नहीं जाता है। सपा बसपा का गठबंधन 30% वोट लेकर के कितनी लड़ाई को फेस कर पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 70% वोटर्स होगा। वह वोटर के मुकाबले ये लोग कहां ठहर पाएंगे, आप स्वयं अनुमान करेंगे। ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी। अगर इतना आपने काम किया, इतनी पॉपुलैरिटी है, 70% वोटर आपके साथ है, तो फिर ये 10% रिजर्वेशन क्यों किया? देखिए, सामान्य वर्ग के लोगों सामान्य आर्थिक आधार पर जो एक मांग चली आ रही थी आजादी के बाद, हमारा एक स्लोगन था 2013 में आदरणीय मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, सबका साथ और सबका विकास। समाज की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ करके समान अवसर दिए जाएं। 10% यह उस सभी तबके के, इसमें हर तबके का व्यक्ति आता है, इसमें जाति मत मजहब संप्रदाय नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से विपन्न है उसको न केवल सरकारी सेवाओं में, अपितु हमने तो उसको शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की है, और इसके लिए 25% सीटें बढ़ा दी है। हर जगह बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। तो यह कार्य तो अतिरिक्त है, ये तो बोनस है समाज के लिए, और यह बोनस मोदी जी ने दिया है। लोगों को इसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसी पर नाराज होकर मायावती जी और अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं हमारे तो एलाइज बहुत सारे हैं, लेकिन योगी जी का और मोदी जी का एलाइज सीबीआई है, उनके ऊपर सीबीआई छोड़ दिया आपने। देखिए, हमने नहीं छोड़ा है। देखिए, ये सब कार्य तो इन लोगों के जो काले कारनामे हैं, आप बताएं, खनन का इनके समय में कुल 1200 से 1300 करोड़ की रॉयल्टी खनन की मिलती थी। आज प्रदेश को खनन की रॉयल्टी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही है। इनके समय में एक्साइज की कुल राइट, वो जो एक्साइज में जो प्रदेश सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता था वो 13,000 करोड़ मिलता था। आज उत्तर प्रदेश को 29,000 करोड़ रुपए का इसका सीधे सीधे रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है। आप गोमती रिवर फ्रंट का देखेंगे, गोमती रिवर फ्रंट की जो पहले पीपीआर तैयार हुई थी वो 157 करोड़ की तैयार हुई थी। डीपीआर बनते बनते 347 करोड़ की बनी। जनवरी 2015 में कार्य प्रारंभ होना था, फरवरी 2017 में कार्य कंप्लीट होना था। जब मार्च 2017 में मैंने मौके का विजिट किया तो कार्य केवल 55% हुआ था, और तब तक 1447 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। आप अनुमान करिए, 157 करोड़ रुपए का पीपीआर, 347 करोड़ का बनते बनते डीपीआर हो गया, और जब पैसा खर्च होना था तो 1447 करोड़ खर्च हो गया। और तब भी मैंने जब पूछा कि भाई ये कार्य क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने कहा हमें 900 करोड़ रुपए और चाहिए। तो हमने कहा 900 करोड़ रुपए नहीं, तुम्हारी जगह जेल होगी, चिंता मत करो। तब सीबीआई को मैंने ये मामला फिर उस समय दिया था। और मैं कहूंगा इस मामले में इस सीधे सीधे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उन लोगों के लिए जहां का एक एक व्यक्ति अपने सामान्य जरूरतों के लिए मोहताज था, उनको ना बिजली मिलती थी, ना सड़क मिलती थी, उनके पास कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उस प्रदेश की जनता पर आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। गाड़ी कमाई के पैसे को जो टैक्स के रूप में देता है, इतनी बड़ी डकैती डाल रहे हैं। इस प्रकार की डकैती की छूट नहीं दी जा सकती थी। और इसलिए यह मामला, ये गोमती रिवर फ्रंट का मामला ये है। खनन के मामले आप खैरात की तरह बांटेंगे। ये तो कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं सीबीआई से, ईडी से। किसी को नहीं डरा रहे हैं। ये मामले तो उसी समय हम लोगों ने दे दिए थे। ये 2017 में हम लोगों ने सीबीआई को दे दिए थे, और सीबीआई ईडी ने इस पे जो कार्य किए होंगे वही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कोई अतिरिक्त नहीं है इसमें। ये 2017 से जुड़े हुए मामले हैं, और उससे पहले भी खनन का जो मामला है ये हमारे समय का नहीं, ये 2015 का है। और उस समय कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई थी। इसमें ना केंद्र की सरकार ने ना प्रदेश की सरकार ने, कोर्ट के आदेश पर ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी थी, और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में आगे कार्रवाई प्रारंभ की है। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई पकड़ा जाएगा? देखिए, ये सीबीआई की जांच का विषय है। सीबीआई या ईडी इसको देख रही है, और वह इन सभी मामलों में उनको, मुझे लगता है कि जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए, और जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन लोग थे जो प्रदेश के विकास में बाधक थे, कौन लोग थे
जो प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लूट खसोट में लगा रहे थे, उनको एक्सपोज किया ही जाना चाहिए। लेकिन सबके बावजूद आपने देखा कोलकाता में 22 पार्टियां इकट्ठी हो गई और सबका एक ही ध्येय है, मोदी को हटाना है। इनका नेता कौन है? इनसे पूछा जाना चाहिए नेता कौन है। वहां तो सभी नेता थे। हाँ, तो सभी नेता थे, इसलिए तो देखिए, यह गठबंधन की कवायद आज से नहीं हो रही है। जब भी कोई मजबूत सरकार देश के अंदर होती है तो यह इस प्रकार की एक कवायद शुरू हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुलायम सिंह जी क्यों चुप हैं इस समय, क्योंकि 2014 में वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आज समाजवादी पार्टी ने पता नहीं उनको अपना उम्मीदवार मानती कि नहीं मानती है। आज कौन है, मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं या मुलायम सिंह जी हैं, इस गठबंधन को तय करना चाहिए पहले, और उत्तर प्रदेश में पहले ये लोग तय करें, फिर उसके बाद इनमें से तो मायावती जी बनेंगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार। ये लेकिन हाथी साइकिल के ऊपर चढ़ेगा तो साइकिल की क्या दुर्गति होनी है, तो पंचर होना ही होना है। और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी इससे जरूर सशंकित होंगे, लेकिन बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों संकुचित, इस समय संकोच में पड़े हुए हैं। लेकिन उनको बोलना जरूर चाहिए कि 2014 में वे नेता थे, उस समय उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आज उन्हीं का पुत्र उनको काट रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग अपने पुत्रों पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो इस पर भी कभी कभी वो होता है। लेकिन उनको पुत्र की चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके भाई हैं शिवपाल जी। मुलायम सिंह जी तय तो करें कि शिवपाल यादव के साथ में वे हैं या अखिलेश यादव के साथ में वे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वे समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 2014 में उन्हें प्रस्तुत किया गया था। 2019 में क्यों नहीं? 2019 में क्यों उनका पुत्र ही उन्हें भूल गया है? इसके बारे में एक प्रश्न उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। आप उनकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपके जो साथी दल हैं, छोटे छोटे दल, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। राजभर जी आपकी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हर थोड़े दिन में बीजेपी के बारे में, राज्य सरकार के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। देखिए, जहां ज्यादा बर्तन होते हैं ना, कभी कभी थोड़े बहुत हलचल उसकी होती है, लेकिन वे एक मर्यादा के अंदर है। मर्यादा के अंदर कोई रह करके बोलता है तो यह एक लोकतंत्र की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, और मर्यादाओं के अंदर कोई भी चीज बोली जा सकती है। हाँ, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए बोलेगा, उस समय हम लोग देखेंगे। अब अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी आलोचना की राज्य सरकार की और कहा कि झगड़ा राज्य सरकार से है, केंद्र से नहीं। देखिए, किस प्रकार की बातें हैं, किन मुद्दों पर उनका विवाद है, मुझे लगता है एक बार वो सामने आकर के बताएंगे तो उन पर भी समाधान हम लोग निकालेंगे। लेकिन योगी जी, आपको नहीं लगता कि दूसरी तरफ तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की चाहे बात छोड़ दीजिए, ये छोटी पार्टियां हैं, इनके बारे में पता नहीं आप कितना कहेंगे, लेकिन जब सरकार बनी थी एनडीए की तो चंद्रबाबू नायडू साथ में थे, जीतन राम मांझी साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे, एजीपी साथ में थी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, सब एक एक करके छोड़ गए, बिछड़े सभी बारी बारी। देखिए, बीजेपी के साथ 2014 के जो गठबंधन के सहयोगी थे और जितने थे, उससे ज्यादा आज भी हमारे साथ में हैं। हमने गठबंधन धर्म का भरपूर सम्मान दिया है और उनको सम्मान देकर के देश के हित में जो भी निर्णय हो सकते थे उन सबको उसको साथ देकर के किया है। बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। आज बिहार के अंदर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से वहां पर पारी खेल रहा है, और हमारा अनुमान है कि बीजेपी जेडीयू का बिहार का गठबंधन सबको वहां पर सफाया कर देगा। नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो साथ छोड़ ही गए, ये तो आप देखिए, कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के उनको नहीं लगा, वे अपना रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन आंध्र के बाहर चंद्रबाबू नायडू को चाहने वाले कितने लोग हैं, दूसरा किसी अन्य का भी कितने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो मौजूदा सहयोगी हैं, इन सब के साथ मजबूती के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी को नेता मानते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और
मोदी जी ने जो कार्य 4.5 वर्षों के दौरान देश के अंदर किए हैं, इस दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनेगी और एनडीए नेतृत्व की सरकार एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। एक और ब्रेक के रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर सवालात और इल्जामात का एक और दौर। योगी जी, आरएसएस का युवा विचार महाकुंभ था और वहां मैंने सुना कि नारे लगे, जो मंदिर बनाएगा वोट वही पाएगा। न्यायालय इसका फैसला जल्दी करे और नहीं कर सकता केवल हमें सौंप दे, मैं कह सकता हूं 24 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान कर देगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये राम मंदिर नहीं बनवा पाए। योगी जी, आरएसएस का युवा विचार महाकुंभ था और वहां मैंने सुना कि नारे लगे, जो मंदिर बनाएगा वोट वही पाएगा। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित मामला है। यह प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बना हुआ है और हमने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है और मैं फिर अपील करूंगा कि राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक है। इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं, केवल हम लोग इसी बात पर विचार कर लें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ की जिस 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया है, वह फैसला जमीन के बंटवारे को लेकर के नहीं था। केवल ये साबित करना था कि जहां बाबरी ढांचा था, क्या वह किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया या नहीं बनाया गया। एएसआई की रिपोर्ट ने, जो हाई कोर्ट के आदेश पर ही वहां पर उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन के बाद एएसआई की रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया कि किसी प्राचीन हिंदू स्मारक या मंदिर को तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया था। मुझे लगता है फैसले का आधार केवल वही था। अनावश्यक बंटवारे का एक प्रश्न खड़ा करके इसको एक नया विवाद का जरिया बनाया गया। हम लोग उच्चतम न्यायालय से फिर कहेंगे, उच्चतम न्यायालय, देखिए, न्याय समय पर हो, लोगों में संतुष्टि होती है, व्यापक सौहार्द का वो कारण बनता है, जन विश्वास का प्रतीक बनता है। लेकिन जब न्याय में अनावश्यक लेट होती है तो जन विश्वास संस्थाएं खोती हैं। और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अनावश्यक लेट यह जनता के धैर्य के साथ साथ उनके विश्वास के सामने भी संकट खड़ा कर रहा है। सिर्फ कहने की बात क्यों है? ये मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, न्यायालय इसका फैसला जल्दी करे और नहीं कर सकता केवल हमें सौंप दे, मैं कह सकता हूं 24 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान कर देगा। 25वां घंटा नहीं लगेगा। लेकिन जब 3 तलाक का सवाल था तब तो सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, तब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, तो मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं जारी हो सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब जुडिस मामला है। सब जुडिस मामले में संसद में चर्चाएं नहीं होती। हम लोग इसको फिर भी न्यायालय के उसमें छोड़ रहे हैं। अच्छा होता देश के सौहार्द को लेकर के और विकास को लेकर के न्यायालय 1994 में तत्कालीन सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है, उसके आधार पर इस निर्णय को आगे कर देता। देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज इसका होता है, बहुत अच्छा उदाहरण एक प्रस्तुत होता देश के सामने। लेकिन यह एक दुखद पहलू है, इस मामले में अनावश्यक लेट जनता को धैर्य जवाब देने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। ये तो आरएसएस के प्रमुख भी ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि अब धैर्य जवाब दे रहा है, अब सरकार को कुछ करना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए। देखिए, जन आस्था का विषय है और अयोध्या के मुद्दे पर जो जन आस्था, जो जनता की आस्था है, वही हमारी भी आस्था है। हम उस आस्था का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि न्यायालय को इस मामले का विलंब समाधान निकालना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर मंदिर बनाने का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो इसका फायदा होगा राजनीतिक तौर पर? देखिए, सवाल ये फायदे और नुकसान का नहीं, महत्वपूर्ण ये है
यह देश आस्था का देश है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। यह लड़ाई आस्था और अनास्था की है। एक इस देश की वह सनातन आस्था जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपने आप को जोड़ती है, और दूसरी तरफ वह अनास्था जो तोड़क रही है, विध्वंसकारी रही है, विदेशी रही है, विधर्मी रही है। यह उस आस्था और अनास्था के बीच में फैसला होना है। और मुझे लगता है कि उस आस्था ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारा है, आज भी हिम्मत नहीं हारेगी, और राम जन्मभूमि मुद्दे का एक ठोस समाधान निकलेगा और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी अवश्य होगा। योगी जी, सुप्रीम कोर्ट में तो इसको कोई प्राथमिकता है नहीं, ये कितना डिले हुआ है? प्रश्न यही उठता है ना कि सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, अन्य तमाम मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं या नहीं हैं उनमें दिया जा सकता है, आखिर राम जन्मभूमि में क्यों नहीं? हम उत्तर में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, ये प्रश्न हमेशा हम लोगों के सामने भी उठता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कब? और अब मैं फिर कह सकता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी हम मंदिर बनाएंगे, इनसे तो बनानी। इस पूरे मामले की जड़ में तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे नमूने पाले हुए हैं कि कोई सैयद शुजा के साथ बैठ करके भारत की पूरी चुनाव प्रक्रिया और भारत की पूरी न्यायिक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही इंग्लैंड में बैठ करके प्रेस वहां पर प्रश्न खड़ा करते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात की अर्जी लगाते हैं कि 2019 से पहले इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। पब्लिक में इसी बात का आक्रोश है कि आखिर कौन व्यक्ति है कांग्रेस का जो न्यायालय को भी प्रभाव में ले रहा है कि 2019 के पहले इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। और यह समस्या कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस ही इसकी जड़ में है। कांग्रेस उसके सहयोगी चाहते ही नहीं कि इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान होने का मतलब, 3 तलाक की समस्या का समाधान होने का मतलब इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इससे चिंतित होकर के कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं वे नहीं चाहते कि इन समस्याओं का समाधान हो। लेकिन आपकी पार्टी के नेता उमा भारती कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, अब मंदिर नहीं बंधा तो कब बनेगा? तो हम तो कह ही रहे हैं न्यायालय फैसला दे दे। आप कह तो रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं ना, न्यायालय में मामला है, न्यायालय का स्टे है, न्यायालय एक संवैधानिक उस पर बैठ करके हम संविधान की मर्यादाओं का पालन हमें करना है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हम चाहते हैं न्यायालय कल फैसला दे दे, 24 घंटे के अंदर हम वहां फावड़ा वहां लेकर के सामान लेकर के चलें, वहां कार्य प्रारंभ करें, हमें तो कोई देर नहीं। और न्यायालय नहीं कर सकता, न्यायालय हमें भेज दें मामला कि भाई सरकार इसमें जो भी जिस भी आधार पर होना है न्याय संगत तरीके से इसका समाधान। सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि न तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत है, न अध्यादेश की जरूरत है, न कानून की जरूरत है, सरकार के पास अधिकार है, लैंड एक्वायर किया हुआ है, मंदिर बनाना शुरू करें। हमने कहा ना, न्यायालय के अगर फैसले की बाध्यकारी नहीं होती तो कार्य हम लोग प्रारंभ कर चुके होते हैं। और मैं फिर कह सकता हूं कि 24 घंटे का समय दें, न्यायालय इस मामले को हमारे पास भेज दें, हम लोग इसका समाधान निकाल लेंगे। आप बातचीत से समाधान निकालेंगे या डंडे से? हमने कहा ना, हमारे पास अभी हर प्रकार के साधन हैं और हम उस साधनों का उपयोग करके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। थोड़े से इल्जाम और भी बाकी हैं। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवालात का एक और। आपको आमिर खान का फोन आता है, आप कहते हैं अब तुम्हारा नाम कल से अमर खन्ना होगा। अगर यूसुफ खान अपने नाम दलीप कुमार रख सकते हैं तो कोई और भी रख ले तो कौन सी बुरी बात है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके राज में समाज में तनाव है। आपके विरोधी बार बार ये कहते हैं कि आपके राज में खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो बड़े खौफ में रहते हैं, बड़े डरे डरे रहते हैं। योगी जी आ गए, कब पता नहीं कान उमेट देंगे। देखिए, पिछले पौने 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, व्यापक जनधन की हानि होती थी, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से तनाव समाप्त हुआ है, तनाव बढ़ा नहीं है। दूसरा, जितने पर्व और त्योहार हुए हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। इसमें होली भी है, दीपावली भी है, रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, शिवरात्रि भी है, तो बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, क्रिसमस भी है। जितने भी पर्व और त्योहार हैं, गुरु नानक देव की जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, ये सभी कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। कानून के दायरे में रह करके प्रत्येक को पूरी स्वतंत्रता है परंपरागत रूप से अपने पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। एक, हां, हमने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का जो संगठित अपराध था उसकी कमर को तोड़ा है, पूरी तरह तोड़ा है। हम लोग प्रदेश के अंदर कानून का राज हर हाल में लागू कर रहे हैं और दोनों मुद्दों पर हमारी सरकार ने पहले से कहा है कि क्राइम एंड करप्शन के मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगी और सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करेगी। इसमें किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप नाम बदल देते हैं ना, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अब लोगों को लगता है कि उनके नाम न बदल दें। देखिए, जो हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहां है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहां होता है, संगम कहां है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए और हमने वही किया है, उसका पौराणिक पहचान दी है। कोई नाम हटाया नहीं, जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है, किसी का नाम बदला नहीं। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ऐसे उन्होंने तस्वीरें छापी हैं, आपको आमिर खान का फोन आता है, आप कहते हैं अब तुम्हारा नाम कल से अमर खन्ना होगा। एक फोन आया क्रिस गेल का, आपने कहा अब आपका नाम कृष्ण गोयल होगा। अगर यूसुफ खान अपने नाम दलीप कुमार रख सकते हैं तो कोई और भी रख ले तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन क्यों बदलवाना? जैसे जब आप तेलंगाना में गए तो आपने लोगों से कहा ये करीम नगर है, हमारी सरकार बनी तो इसका नाम करीपुरम हो जाएगा। देखिए, वहां के लोगों की जो अभिलाषा है, देखिए लोकतंत्र की प्रक्रिया जनास्था और जनविश्वास पर चलती है। मेजॉरिटी वहां पर क्या चाहती है, हम उसको बहुत दिनों तक दबा करके नहीं रख सकते। वहां के लोगों ने मांग की, हमने कहा भी आप अच्छी बात है, आप मांग कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार लाइए, बीजेपी इस कार्य को करने में आपकी मदद करेगी। और आपकी बातों का असर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है मार्कंडे काटजू, उन्होंने 18 शहरों के नाम सुझाए हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा अलीगढ़ को अश्वत्थामा नगर बना दिया जाए, लखनऊ को लक्ष्मणपुर बना दिया जाए और फतेहपुर को अमित शाह नगर बना दिया जाए, और कहा मुरादाबाद को मन की बात नगर बना दिया जाए। बहुत सारे नाम हैं। देखिए, पौराणिक पहचान को, जो हमारी पहचान थी, उस पहचान को उस रूप में प्रस्तुत करना है और वही काम हम लोगों ने किया है। पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन इससे ये मैसेज नहीं जाता कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लगता है जो नाम उनके साथ आइडेंटिफाइड है उनको बदला जा रहा है। अब नोएडा में हमने खबर पढ़ी कि वो खुले में नमाज पढ़ते थे, उनको रोक दिया खुले में नमाज पढ़ने से। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि सार्वजनिक स्थानों पर आप इस प्रकार की गतिविधियों को रोकें। नमाज का सही जगह मस्जिद होगी या उसका एक निश्चित स्थान होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आज वे किसी पार्क में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, कल हिंदू भी किसी चौराहे पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाएगा। आप क्या रोक पाएंगे उसको? अगर आप एक को नहीं रोकेंगे, दूसरे को क्यों रोकेंगे? इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जहां जिसके लिए जो जगह होगी वहीं पर वह करेगा। अपनी उपासना या अपने किसी भी इस प्रकार के मजहबी कर्म को या उपासना के कार्य को मुझे लगता है वहीं पर उसको संपादित करना चाहिए, जहां उसके लिए स्थल निश्चित होगा। हर चौराहे पर नहीं, हर पार्क में नहीं, सार्वजनिक स्थल पर नहीं तो एक सामान्य उसमें अन्य लोगों की एक व्यवस्थाएं बाधित होती हैं। और फिर उपासना विधि के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? भाई मेरी आस्था है, मैं इसके बारे में उस क्षेत्र का व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति की उपासना का क्या अर्थ होता है, ये हर जगह इस प्रकार की इजाजत। तो इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस में जो रोक है वो सिर्फ मुसलमानों पर है या हिंदुओं पर भी? सभी पे समान रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल नमाज के लिए वो किया गया होगा, अन्य कार्यों के लिए भी रोका गया है। जैसे आपने स्लॉटर हाउसेस बंद करवा दिए, नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में लावारिस गायें गली गली में घूम रही हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश के लिए भी अपनी व्यवस्था की है। इलीगल स्लॉटर हाउसेस हमने बंद कराए और पूरी तरह बंद करवाए हैं, इसलिए कि ज्यादातर मुसलमान उनको चलाते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये चलाने वाला न चलाने वाला नहीं, लेकिन जो इलीगल है वह इलीगल है। एनजीटी बार बार इस बात को कहता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ गाइडलाइन जारी की थी, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने लागू कराया। लेकिन यह सच है कि एक बड़ी मात्रा में निराश्रित गोवंश सड़कों पर आया है। हमने इसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया है। आज के दिन पर हमने इसी जनवरी में जो कार्य अपने प्रारंभ किए हैं, हमारे पास आज के दिन पे 2 लाख से अधिक गोवंश हमने जो अस्थायी हमने जगह जगह गौ संरक्षण केंद्र बनाए हैं, उन सभी में लगभग 2000 के आसपास हमारे अस्थायी गौ संरक्षण केंद्र वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो चुके हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में रखे गए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जनवरी के अंदर अंदर प्रदेश के अंदर हम प्रयास करेंगे कि सभी निराश्रित गोवंश को हम किसी न किसी गौ संरक्षण केंद्र में एक तो ले लें। लेकिन जी रोज हम खबरें पढ़ रहे हैं कि किसानों ने स्कूल में गायों को बंद कर दिया, हॉस्पिटल में बंद कर दिया। इसमें गो संरक्षण की कार्रवाई जब प्रदेश के अंदर हमने की तो जो लोग गौ तस्करी में लिप्त थे, एक वह वर्ग था जिसने इसको धंधा बना दिया था, अपना पेशा बना दिया था, तो वह अब इस शरारत पे उतर आया कि वह जानबूझ करके सड़क पर या किसी चारागाह में गाय चर रही तो उसको जबरदस्ती किसी किसान के खेत में वे हाँकते थे। दूसरा, समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि इसमें ज्यादातर वे लोग लिप्त थे, तो उन लोगों ने भी अपने घरों के गाय और बछड़ों को जबरदस्ती किसानों के खेतों में डालना शुरू कर दिया सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमने भी इस बात को कहा है, हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। एक, जहां हमने निराश्रित गोवंश के लिए जगह जगह गौ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, पर्याप्त धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है, ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत को, नगर निकायों को इसके प्रति जवाबदेह बनाया है। वहीं साथ ही साथ हर जिले में एक टास्क फोर्स इसके लिए बना दी गई है, त्रिस्तरीय। जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में, तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में, ब्लॉक में बीडीओ के नेतृत्व में, नगर निकाय में उसके अधिशासी अधिकारी या फिर उसके नगर आयुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करके उनको इस बात के लिए जवाबदेह बना दिया कि कोई इनके लिए अस्थायी व्यवस्था करते हुए इन सबको सड़क और खेतों से हटाएं। हर हाल में न सड़क में गोवंश होना चाहिए, न किसी किसान के खेत में गोवंश दिखना चाहिए। इस प्रक्रिया को भी हम पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके नस्ल सुधार की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाने वो करने के लिए आपने शराब पीने वालों पर टैक्स लगा दिया। देखिए, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। सरकार की अपनी सीमित क्षमताएं हैं। मंडी समिति से हमने एक धनराशि दी है इस कार्य के लिए, और साथ साथ हमने कहा भी शराब पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाओ और उससे आने वाला पैसा इन गौ संरक्षण केंद्रों के लिए, गौ पालन के लिए, उनके नस्ल सुधार के लिए
इसको भी उपयोग करो, और एक कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। और जो शरारत कर रहे हैं उसका क्या कार्रवाई हो रही है उसमें। देखिए, जब सरकार ने कदम उठाए तो उसके बाद इन्होंने हाँक हाँक करके स्कूलों में बंद करना, सरकारी भवनों में बंद करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक सवाल सोशल मीडिया पर आपके लिए भेजा है। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबले में एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ मायावती जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये सारे के सारे कुंवारे क्यों हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकाबला होना है, ये पूरा मुकाबला आस्था और अनास्था के बीच में होना है। भारत की राष्ट्रीयता, भारत का विकास, भारत के अंदर सुशासन, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, मोदी जी के नेतृत्व में यह तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई ठहर नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव पूरे देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना करके वापस आएगी। इसमें सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा इनको। ये बुरी तरह बेनकाब होंगे अपनी नकारात्मकता के कारण, अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के कारण, अपनी अराजक और देश के प्रति एक गलत सोच के कारण जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बाकियों का बताइए, अपना बता दीजिए, आप कुंवारे क्यों हैं? देखिए, हमने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, उस संस्कृति के लिए समर्पित किया है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों के पास अपने देश, अपने धर्म, अपनी आस्था और अपने परंपरा के लिए कार्य करते हुए इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम अपने बारे में सोच सकें। सब कुछ या देशी वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हम भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति की इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी परंपरा को आगे लेकर के चल रहे हैं। योगी जी, आपसे हमने हर तरह के सवाल पूछे, राम मंदिर पर, आपकी सरकार पर, राहुल गांधी के आरोपों पर, प्रियंका गांधी की एंट्री पर। आपने बड़ी सफाई से, बेबाकी से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज दिवाकर का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जिनके सामने बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दिवाकर के फैसले का। योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक अनूठा राजनीतिक प्रयोग है। ऐसे व्यक्ति को, जिसने इसके पहले कोई आधिकारिक तौर पे कभी किसी प्रशासनिक क्षमता का निर्वहन नहीं किया था, उसको देश के सबसे बड़े सूबे का प्रभार देना, उसका मुखिया बनाना एक जुआ के समान ही था। और शुरू में ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी ने ये बिल्कुल सही दाव खेला है। अपराध पर नियंत्रण की एक दमदार कोशिश हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, सड़क बनाना और किसानों के साथ अनाज पे उचित मूल्य पे खरीदारी करना, परीक्षा और भर्ती में भ्रष्टाचार और नकल पे नकेल कसना, ऐसी कई अच्छी शुरुआतें हुई। फिर एक ऐसा दौर आया जब लगा कि सिस्टम जो है और इनके कुछ के खुद के सहयोगी, उनका चलता है वाला रवैया और रुख जो है वो इनके जोश पे हावी पड़ रहा था। हाल के सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से शायद निकल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव सर पे है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। 80 सीटें वहाँ पे भाजपा के प्रदर्शन पे ही निर्भर करता है कि श्री नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब इनकी नीयत और नतीजे के फासला जो है उसको बांटना बहुत जरूरी है और इनकी परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फैसले पे? हम लोग तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे, समाधान निकल जाएगा। हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, योगी आदित्यनाथ इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफों को, दुख दर्द को दूर करते रहेंगे।
अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।